सर्दियों का मौसम अपनी बाहें फैलाए ठंडी हवाओं को बिखेर रहा था। ठंड इतनी कि किसी की भी हड्डियां तक जम जाएं। ऐसे मौसम में भारत के उत्तरी हिस्से में बसे शिमला शहर की खूबसूरती और बढ़ गई थी। इस शहर को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। सुबह के 10 बज रहे थे। सूरज और बादल एक दूसरे के साथ मानो लुक्का छिपी खेल रहे थे। शहर के बाजार में आज भीड़ कुछ कम थी। कल से शुरू हुई बर्फबारी ने और रास्ते पर जमे बर्फ ने सबकी रफ्तार धीमी कर दी थी। आमतौर पर मॉल रोड से लाकर बाजार तक जो भीड़ लगती है वो आज ठंड के कारण नहीं थी। मॉल रोड पर हल्के कोहरे से सामने की पहाड़ी को देखना आज मुश्किल था। मॉल रोड के एक बड़े ज्वेलरी की दुकान के सामने एक लड़की खड़ी थी जो शायद किसी का इंतजार कर रही थी। वो बार बार ठंड से अपने दास्तानों को घिस रही थी और अपनी घड़ी भी देख रही थी। उसके आसपास केवल कुछ लोग ही थे। वहां की सभी दुकानें अभी नहीं खुली थी। कुछ एक चाय की, कुछ एक रेस्टोरेंट और एक दो छोटी कपड़ों की दुकान खुली थी। ठंड के कारण सड़क के कुछ जगहों पर लोग अलाव जलाकर गर्मी को तलाश रहे थे। इंतजार के कुछ देर बाद एक आवाज से उस लड़की का ध्यान भटका। आपका सामान यहाँ है मैडम। मैं आपसे माफी चाहूंगा, आज बहुत फिसलन थी जिसके कारण मुझे कुछ मिनट देर हो गई। काले रंग के जैकेट और काले रंग के जीन्स में एक लड़का उस लड़की के पास आता है। ऊंचा कद, गोरा रंग, भूरी आंखें उसे कुछ अलग जैसा दिखाते थे। वो दिखने में सामान्य नहीं था। कबीर उस लड़की से माफी मांग रहा था। सामान लेने आई लड़की ने काफी मेकअप किया था और उसके गर्म कपड़े बहुत महंगे लग रहे थे। लड़की की आंखों में कबीर के लिए हीन भावना दिख रही थी। नाखुश होकर उसने कहा, देखो मैं भूख और ठंड से मर रही हूँ। लड़की अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, माना कि मैं 1 मिनट देर से आया हूँ मगर वक्त आगे बढ़ गया है मैडम। कबीर अपने बचाव में कहता है, इसे कहते हैं चोरी और सीना चोरी। माफी चाहूंगी, मुझे आपको एक खराब रेटिंग देना होगा। लड़की चढ़कर कहती है। उसकी आवाज अब कुछ तेज हो गई थी। मेरी बात गलत मत लीजिए, मैं आपको एक सामान फ्री दूंगा। क्या आप मुझे अभी भी खराब रेटिंग देंगी? अगर आपके खराब रेटिंग के कारण मुझे 200 की कटौती करनी पड़ी तो मैं आज कुछ भी नहीं कमा पाऊंगा। कबीर उसको समझाते हुए बोलता है। लड़की से डांट खाने के बावजूद भी कबीर मुस्कुरा रहा था। कबीर की मुस्कुराहट से उसे और गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में बोली, तुम हो कौन मुझे समझाने वाले? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जैसी गरीब इंसान हूँ? मेरे पास पैसों की कमी नहीं है और अब तुम वही पाओगे जो तुम डिजर्व करते हो, खराब रेटिंग। दफा हो जाओ यहाँ से। कबीर चुपचाप उस लड़की की बातें सुन रहा था। उसके चेहरे से जरा भी नहीं लग रहा था कि आज उसने जो भी कमाया था वो गवा दिया। गुस्से में लड़की ने अपने सामान को कबीर से झटके में लिया और अपनी ऊंची हील के जूतों के साथ उस दुकान के पास के रेस्टोरेंट में चली गई। उसी जगह पर सड़क के किनारे एक सफेद रंग की कार खड़ी थी। कार में 2-3 लड़के बैठे हुए थे। गाड़ी में हल्की आवाज में गाना बज रहा था मगर उस पर ध्यान किसी का नहीं था। कार में ड्राइवर की सीट के बगल में बैठा लड़का बहुत सुंदर था। उसके घुंघराले बाल, बड़ी काली आंखें, दूधिया रंग का चेहरा, उसके पोशाक उसे एक धनी परिवार का बता रहे थे। उसका नाम कार्तिकेय था। कबीर को देखते हुए ये लोग उसमें बिल्कुल से खो गए थे। शायद से वो कबीर में कुछ तलाश कर रहे थे। ड्राइवर की सीट के पीछे बैठे युवक के पास एक मजबूत शरीर और एक तेज आभा थी। इस लड़के का नाम शिवेंद्र था। उसने मायूस होकर निराशा में सिर हिलाया और कहा, गुरु, क्या सच में हमें इस जोकर की तलाश थी? शिवेंद्र कार्तिकेय को गुरु कहता था। वो बोलना जारी रखता है, हमें गलत आदमी मिल गया क्या? क्या सच में ये डिलीवरी इतनी बुरी थी कि उसने उस लड़की को कोई मुंहतोड़ जवाब देने की हिम्मत भी नहीं की? जो वो देख चुका था वो उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पायलट सीट पर बैठा लड़का भी बोल उठा। उसका नाम राघव था। अंतरराष्ट्रीय हत्यारों की सूची का क्या ये प्रसिद्ध बुद्ध हो सकता है? भले ही वो सच में बुद्ध हो, पर अब शायद ये किसी भी काम का नहीं है। मैं तो उसे एक हाथ से गिरा सकता हूँ। एक भारी आवाज के साथ कार्तिकेय बोला। हम एक साथ 3 साल के मिशन पर गए थे। ये लड़ा था मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। तुम शायद इसे नहीं जानते हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो, मगर मैं तुम्हें याद दिला दूं कि यदि तुमने
उसकी बेइज्जती की तो तुम अभी खुद के लिए एक ताबूत तैयार कर सकते हो। मैं तुमको तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगा। कार्तिकेय स्वामीनाथन कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल किलर की सूची में सबसे ऊपर था। लोग उसे शैडो ऑफ डेथ भी कहते थे, यानी मृत्यु की परछाई। बेइज्जती करने वाला लड़का राघव वास्तव में अपने काम में बहुत अच्छा था। वो 10 लोगों को आसानी से मार सकता था, मगर कार्तिकेय के सामने वो बच्चा था। मुझे माफ कर देना, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि बुद्ध ने तुम्हारी जान बचाई थी। राघव ने आनन फानन में माफी मांगी। राघव के बोल से साफ था, इंसान केवल ताकत के आगे झुकता है। ताकत ही को वो पूछता है और इसके लिए ही जीता है। वे दोनों अभी अपनी अपनी बात ही कर रहे थे कि अचानक खिड़की पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। कबीर मुस्कुराते हुए बाहर से हाथ हिला रहा था। कार्तिकेय, मौत की परछाई, आप यहाँ कैसे? लंबे समय से नहीं देखा आपको। कार्तिकेय को जैसे मालूम था कि कबीर आएगा, इसलिए उसके अचानक आने पर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। राघव कबीर को देखते ही चौंक कर कांपने लगा। कार्तिकेय ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। ये उसका सम्मान दिखाने का एक तरीका था। कबीर को देखकर वो उत्सुक भी था और सिहर भी रहा था। कार्तिकेय ने खुद को संभालते हुए पूछा, बॉस, तुम बिना कुछ कहे क्यों चले गए? क्या तुम जानते हो कि मैंने आखिरी के 2 साल तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा? कार्तिकेय को देखकर कबीर की आंखों में एक संतोष था। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब मैं घायल हो गया था तो जिंदगी के इतने रंग देखने के बाद मैं अपनी मौत की प्रतीक्षा करने के लिए अलग जगह खोज रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सब कुछ होने के बाद मुझे एक लड़की अपने घर उठा लाई और मेरी जान बच गई। सच कहूं तो मैं लड़ने, मारने और जीने से थक गया था। लड़की शब्द सुनते ही मानो कार्तिकेय एकदम हिल सा गया। कबीर को लग रहा था शायद वो ज्यादा बोल गया है, तो उसने खुद को वहीं रोक लिया। हाँ, मेरा पूरा सच यही है, बस यही। कबीर ने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। वो बहुत शांत तरीके से सब कुछ बताता गया। कार्तिकेय को अब भी भरोसा नहीं हो रहा था। वो कबीर से फिर पूछा, बॉस, लड़की और आप? क्या आप कह रहे हैं कि गायब होने के बाद आप एक लड़की के साथ रह रहे थे? हाँ, सच यही है, कबीर बोला। कार्तिकेय की आंखें ऐसे फैल गई जैसे कि उसने कोई भूत देखा हो। उसकी सिगार कब की खत्म हो चुकी थी, मगर उसको पता ही नहीं चला। वो खामोशी से बस कबीर को देखे जा रहा था। उसके दिमाग में बस सवालों का तूफान उठ रहा था, जिसका उसको जवाब तो मिल रहा था, मगर जवाब पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये अब भी वही निर्दयी बुद्ध था जिसे वो जानता था? हत्यारे बेरहम और निर्दयी होते थे। किसी के पास घर नहीं हो सकता था और न ही दूसरों के लिए भावनाएं हो सकती थी। हत्यारों का जीवन बहुत रहस्यमय था। वे बहुत अजीब हरकतें करते थे, जिसे समझ पाना सबके बस की बात नहीं थी। काम देने वाले के अलावा किसी को भी हत्यारे की असली पहचान का पता नहीं होता था। कबीर कार्तिकेय की उलझन को समझ जाता है। वो कहता है, मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मुझ पर अपना समय बर्बाद मत कीजिए। आप इस काम के माहिर खिलाड़ी हैं और मेरा दौर अब खत्म हो चुका है। कार्तिकेय एक हल्की खांसी से अपना गला साफ करते हुए पूछता है, शादीशुदा? इस खबर की ताकत किसी परमाणु बम से कम नहीं थी। कार्तिकेय खुद को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। दोनों की बात चल रही थी, तभी कबीर के सेल फोन की घंटी बजी। कार्तिकेय ने फोन को देखा और नजर चुरा ली। बाहर से वो चौंक गया। फोन एक प्यारी लड़की का था। क्या आपने खाना खा लिया? एक लड़की की बहुत प्यारी सी आवाज फोन से आती है। उस लड़की के फोन आने से कबीर के चेहरे पर कोमलता आ गई थी। उसने खुशी से कहा, मेरे बारे में इतना मत सोचा करो, मैंने अभी तक नहीं खाया है कुछ। मैंने अभी अभी ऑर्डर पूरा किया है, काम में जरा फंस गया था। क्या आपको कुछ खाने का मन है? मैं रात को लौटते वक्त ले आऊंगा जान। कबीर की बात सुनकर कार्तिकेय निशब्द खड़ा था। फोन से आवाज आई, जल्दी काम खत्म करो और आओ। तुम बहुत मेहनत करते हो, भूखे मत रहा करो, और अगर रहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, बस पहले खाओ। ठीक है, परेशान मत हो, कबीर बोलता है। अच्छा हाँ, शाम को एक छोटा सा रीयूनियन है। तुम काम के बाद मुझे यूनिवर्सिटी गेट पे मिल सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वहाँ चलो। आज रात को मिलते हैं।
बाय, ख्याल रखना। कबीर के फोन काटने के बाद कार्तिकेय स्तब्ध था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई दूसरी दुनिया ही देख ली हो। कबीर उनको देखकर मुस्कुराया और बोला, अब जब आपने मेरे बारे में जान लिया है, अगर और कुछ नहीं है तो बात यहीं खत्म करते हैं। अगर कुछ और है तो मुझे बता दो। मैं जानता हूं, मौत की परछाई किसी का पीछा बिना कारण नहीं करती। कार्तिकेय इधर उधर देखते हुए बोला, नहीं बॉस, आप गलत मत समझिए। आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं। आप ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं? मैंने शेर को शिकार करते देखा है। वो सर्कस में अच्छे नहीं लगते। अब वो जंगल उस शेर का नहीं रहा, वक्त वैसा नहीं रहा। कबीर ने जवाब दिया, आपको मेरे साथ वापस आना चाहिए। कार्तिकेय ने अपनी पूरी शिद्दत से कहा, अभी आप नहीं समझ पा रहे हो इसे, मगर जीवन ऐसा ही है। हम पहले जो काम करते थे वो बहुत साहसी और रोमांचक भरे ही था, लेकिन उनके चक्कर में कई खूबसूरत चीजों को खो दिया था। कभी ठीक से आप जीवन के दूसरे पहलू को भी देखो, मेरी बात समझ जाओगे। कबीर अपनी टूटी कार में बैठकर कार्तिकेय से बोला, हम दोबारा ना मिले तो अच्छा है, और अलविदा कहकर चला गया। बॉस, मैं हार नहीं मानूंगा। कबीर की जाती हुई कार को देख कार्तिकेय चिल्लाते हुए कहता है, क्या कार्तिकेय कबीर को उसकी पुरानी दुनिया में वापस ला पाएगा? क्या सचमुच कबीर बदल चुका है? दिन के सारे काम खत्म करने के बाद कबीर अपनी कार लेकर अगली मंजिल की तरफ बढ़ चला। टाइम कॉफी शॉप। शहर का ये बहुत नामचीन कॉफी स्पॉट था। कबीर जगह का नाम पढ़कर हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कुराहट इसलिए नहीं थी कि उसे वो जानता है, बल्कि इसलिए थी कि उसे इसके बाद उस लड़की से मिलना है जिसके लिए वो सारी दुनिया छोड़ सकता है। ठंड कुछ और बढ़ गई थी। सूरज भी अब अपनी चादर ओढ़ने को तैयार था। कबीर ने तुरंत अपने कदम कॉफी शॉप की ओर बढ़ा दिए। वो सड़क के किनारे से होकर कॉफी शॉप के अंदर चला गया। कॉफी शॉप में हल्के पीले और नीले रंग वाले रोशनी से माहौल बहुत खूबसूरत था। लकड़ी के बने हुए स्टैच्यू बहुत अच्छे लग रहे थे। ठंड के मौसम को देखते हुए शॉप वालों ने हर तरफ अंगीठी का इंतजाम किया था। 10-12 टेबल पर अच्छे कपड़े पहने ग्राहक भी दिख रहे थे। शॉप की दाहिनी तरफ एक लड़की पियानो बजा रही थी। संगीत मधुर था और कॉफी शॉप के वातावरण से मेल खाता था। कबीर एक पल के लिए तो भूल ही गया था कि वो यहाँ सामान देने आया है। वो सोचता है कि अगर मौका मिला तो मुझे अपनी पत्नी के साथ यहाँ जरूर आना चाहिए। तभी एक वहाँ काम करने वाला इंसान कबीर को टोकता है, माफ कीजिएगा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कबीर अपना पार्सल लिस्ट देखता है और उससे पूछता है, टेबल B15 कहाँ होगा? उस इंसान ने हाथ के इशारे से कबीर को बाईं तरफ बता दिया। टेबल B15 पर 3 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई थीं। वो इतनी सुंदर थी कि उनसे नजर हटा पाना बहुत मुश्किल था। उनके शानदार कपड़े उनकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। कबीर अब उनके नजदीक पहुंच गया। टेबल पर जश्न मनाया जा रहा था। टेबल पर बैठी एक लड़की बोलती है, मानसी, फैशन स्टार वीक के पहले स्टेज में सिलेक्ट होने के लिए बहुत बहुत बधाई। सुपरस्टार बनने के बाद हमारे बारे में भूल मत जाना। सुनहरी आंखों वाली मानसी ने आज ही एक कॉन्टेस्ट में जीत हासिल की थी। मानसी हल्के से कहती है, कहाँ यार, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत दूर जाना है मुझे। ये बात कहते कहते उसकी आंखों में, यानी कि मानसी की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। कबीर अभी भी उन्हें चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा था। वो उन्हें टोकना नहीं चाहता था। बेशक तुम कर सकती हो यार, तुम सुंदर हो, इंटेलिजेंट हो, साथ ही इस शहर की सबसे अमीर परिवार से हो। तुम्हारे यहाँ के कुत्ते जितना महंगा खाना खाते हैं, उतना तो यहाँ किसी इंसान को नहीं मिलता। अब अगर तुम नहीं कर पाओगी तो कौन करेगा? टेबल पर बैठी तीसरी लड़की कहती है। सारस्वत परिवार कोई छोटी बात नहीं थी, चाहे बात पैसे की हो या बिजनेस की या पॉलिटिक्स की। सारस्वत का नाम हर जगह था। वो लड़की जानती थी कि मानसी सारस्वत का परिवार उसके भविष्य के स्टार बनने के सपने को पूरा कर देगा। वो दोनों लड़कियां मानसी की सबसे करीबी दोस्त थी। एक का नाम प्रिया था, दूसरी का नाम तनिषा था। अपने परिवार की गाथा सुनकर मानसी का चेहरा गर्व से भर जाता था। माफ कीजिएगा, आपका पार्सल आया है। कबीर अपने होठों पे एक हल्की मुस्कुराहट लाकर बोला, तुम यहाँ? कबीर दंग रह गया। 3 लड़कियों में से एक मानसी को वो जानता था। कबीर मानसी के लिए ही ऑर्डर लाया था।
कबीर को देखकर मानसी का चेहरा तुरंत उतर गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भयानक सपना देख लिया हो। उसकी आंखों में घृणा और तिरस्कार दिख रहा था। मानसी के उड़े रंग को देख तनिषा समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो मानसी से पूछती है, ये कौन है मानसी? तुम अब ऐसे राह चलते लोगों को भी जानने लगी हो? तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भावना ने भी अपनी गर्दन हल्की सी घुमाकर कबीर को ठीक से देखा। इसकी जैकेट किसी रोड साइड शॉप की लगती है। कीमत क्या होगी इसकी तनिषा? वही 200 से 300 और क्या? तनिषा बहुत अफसोस के साथ जवाब देती है। भावना और तनिषा कुछ और बोलते उससे पहले ही मानसी ने धीरे से कहा, ये है हमारे सारस्वत परिवार के निकम्मे दामाद। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतना बोलते बोलते तनिषा अपने सर पर हाथ रख लेती है। मानसी अपना पार्सल खोलते हुए बोली, जानती हो तुम लोग, सारस्वत परिवार में अगर कोई भी ऐसी चीज होती है जो परिवार को पसंद नहीं आए तो हमारे पास खड़े इस इंसान को डांट पड़ती है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इस इंसान की औकात से ज्यादा अच्छे हमारे घर के कुत्ते हैं। कबीर सर झुकाकर चुपचाप शांति से सब सुन रहा था। मानसी के दिल की गहराइयों में कबीर के लिए तिरस्कार था, और वो भी ऐसा कि जो कभी मिट ना पाए। वो हमेशा उसे कचरा कहती थी। कोई भी जमीर वाला इंसान पहले ही इस परिवार को छोड़कर भाग गया होता, जहां कबीर को सिर्फ निकम्मा और नालायक समझकर उसका अपमान किया जाता था। ओह, इसलिए तुम इसे नालायक दामाद कहती हो? अब समझी? तनिषा मुस्कुराते हुए कहती है। उसकी बात सुन कॉफी कैफे का माहौल एकदम से बदल जाता है। पीछे पियानो की आवाज अब बंद हो चुकी थी। शायद वो लड़की भी थक गई थी, पियानो बजाते नहीं बल्कि कबीर की तारीफ सुनते सुनते। माहौल कुछ अटपटा सा हो गया था। तनिषा की बात सुन सबकी निगाह उसके टेबल पर आकर रुक गई थी। लोगों की निगाह ने तनिषा को एहसास दिला दिया था कि वो कुछ ज्यादा बोल गई है। वो असहजता को कम करना चाहती थी और कबीर से सूखी मुस्कान के साथ पूछी, मैं माफी चाहूंगी कि आपको ऐसे ठंडे दिन में हमारे लिए पार्सल लाना पड़ा। क्या आपके लिए मैं कॉफी ऑर्डर कर दूं? कबीर सामान्य रूप से कहता है, कोई जरूरत नहीं है, आप परेशान मत हो। कबीर को अब किसी से भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैंने तो बस ऐसे ही बोला था, तनिषा बोली। मानसी से अब कबीर का वहां खड़े रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने गुस्से में हाथ हिलाया और कहा, जल्दी करो और यहां से निकलो। मुझे ऐसे बेहुदा कपड़े पहनकर शर्मिंदा मत करो, और अगली बार जब तुम मुझे देखोगे तो मुझसे बात मत करना। अब मुझे माफ करो और निकलो। मानसी महसूस कर पा रही थी कि उसकी खुशी अब खत्म हो चुकी है। उसका मूड बुरी तरह ऑफ हो गया था। इसका जिम्मेदार था सिर्फ एक इंसान, कबीर। भावना भी बहते गंगा में हाथ धो लेना चाहती थी। आखिर में उसने कबीर को बोला, अपने लिए एक बेहतर काम की तलाश करो जो सारस्वत के नाम के मुताबिक हो। मैं समझता हूं मुझे माफ करना, मगर आत्मनिर्भर होना मुझे गलत नहीं लगता, कबीर बोला और वो वहां से जाने लगा। कबीर वहां से जाते हुए उदास दिख रहा था। वो लड़कियों के कटाक्ष से नाराज नहीं था, लेकिन उसके काम को लेकर जो बातें हो रही थी वो उसे अच्छी नहीं लगी थी। उसके लिए काम का बड़ा या छोटा होना जरूरी नहीं था, बस काम होना चाहिए। उसके दिमाग में ये भी चलता है, अगर सारस्वत का नाम ना हो तो ये सरपरी लड़की शायद सड़क पर भूखे मर जाए। कबीर ये सब आगे सोचते हुए बढ़ ही रहा था कि तभी उसे रुको जरा शब्द सुनाई देते हैं। ये आवाज मानसी की थी। क्या बात है? कबीर ने असमंजस में अपना सिर घुमाया। देखो, मेरे सारे कॉस्मेटिक्स खत्म हो गए हैं। कल मुझे दूसरे राउंड ऑडिशन के लिए जाना है। तुम दुकान पर जाओ और मुझे इस ब्रांड का एक सेट खरीद दो। याद रखना, मैंने जो मांगा है वो लिमिटेड एडिशन। अगर गलती से भी गलती हुई तो अच्छा नहीं होगा। मानसी ने सीधे कबीर को आदेश दिया, एक गुलाम की तरह। कबीर उलझन भरी नजर से बोला, मैं ये कैसे लूंगा? मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका, और मेरे पास तो। हाँ, मैं जानती हूँ, तुम कबीर के साथ जेब से फकीर भी हो, पर पैसे तुमको नहीं देने हैं। ये मेरा बैंक कार्ड है, इससे खरीदने के बाद तुम इसे मेरे घर पर लेते आना। मानसी कबीर को अपना बैंक कार्ड देते हुए बोलती है। कबीर अभी भी जैसे का तैसा खड़ा था। कबीर को मनाने के लिए मानसी एक और लालच का जाल फेंकती है। अरे परेशान मत हो, मैं तुम्हें इस काम के लिए 200 दूंगी। मुझे फ्री में काम करवाना अच्छा नहीं लगता। कबीर और मानसी से अलग तनिषा और भावना का कॉस्मेटिक का नाम सुनकर ही होश उड़े थे, क्योंकि जिस ब्रांड का कॉस्मेटिक मानसी ने मांगा था उसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा थी। तनिषा बोलती है, वाह मानसी, तुमने ये ब्रांड मांगा है?
मैंने सुना है कि ये हाल ही में सबसे अच्छा और महंगा ब्रांड रहा है। इस ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड भी मिला है इनकी क्वालिटी के लिए। भावना बोलती है, मैं भी यूज करना चाहती थी, मगर अफसोस मेरे पास पैसे ही नहीं है इतने। काश मुझे कोई लड़का गिफ्ट कर दे तो मैं उससे तुरंत शादी कर लूं। तनिषा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ स्टैंडर्ड की बात करो भावना, हर लड़का इतना महंगा गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो भी तेरे लिए। मानसी और तनिषा भावना पे हंसने लगते हैं। वहीं कबीर अभी भी वहीं खड़ा था। उसने मानसी के बैंक कार्ड नहीं लिए थे। कैसे आदमी हो यार, तुम्हें कुछ कहा है मैंने करने को और तुम अभी यहीं दिख रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? मानसी गुस्से में बोली, मेरे पास सच में समय नहीं है, कोई मेरा इंतजार कर रहा है, आप किसी और की तलाश कर लीजिए, अलविदा। कबीर इतना कहकर वहां से तुरंत निकल गया। मानसी की छवि उसके दोस्तों के सामने बर्बाद हो चुकी थी। कबीर जो हमेशा डर कर रहा था, उसके एक फैसले ने मानसी के घमंड को चूर चूर कर दिया था। ये एक सबक था कि पैसों से बड़ा इंसान का स्वाभिमान होता है। तनिषा और भावना भी कबीर के इस कदम से हैरान थे। उनके हिसाब से गरीब सिर्फ पैसों को चुनता है, इज्जत को नहीं। दूसरी तरफ मानसी वही बैठी मन ही मन सोच रही थी कि इस दो कौड़ी के इंसान में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि इसने मेरे दोस्तों के सामने ही मेरी इंसल्ट कर दी। हमारे टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता आज मुझे ही काटने लगा। आज का दिन मैं तुम्हें नहीं भूलने दूंगी कबीर, याद रखना। कबीर नामी डॉन होने के बावजूद एक अपमान भरी जिंदगी क्यों जी रहा था? क्या राज था जो वो सबसे छुपा रहा था, या वो वाकई में बदल गया था? जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1। अब शाम ढल चुकी थी। तापमान भी कुछ पहले से गिर गया था। यूनिवर्सिटी रोड पर कबीर की गाड़ी कुछ ज्यादा ही तेज जा रही थी, बावजूद इसके कि सड़क पर फिसलन थी। फिर अचानक एक गली के पास पहुंचकर उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। गाड़ी में चल रहे एफएम में कुछ पुराने गाने चल रहे थे। कुछ दूर ऐसे चलने के बाद वो यूनिवर्सिटी गेट तक जा पहुंचा। वो गेट से सड़क के दूसरी तरफ खड़ा था। कबीर अपनी गाड़ी का कांच नीचे करता है और रोड के दूसरी तरफ देखता है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ थी, जो वहां कुछ गरीब बच्चों के साथ खेल रही थी। वो बच्चे उसे छूकर इधर उधर भाग रहे थे। उसकी वाइफ भी उसके आगे पीछे भागकर उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। कबीर मन में सोचता है, जरा देखो इसे, ये इतने ठंड में आम इंसानों की तरह खेल रही है और इसके घर वालों के पास इतना पैसा है कि पूरा शहर खरीद ले। ये प्यारी सी मुस्कान, ये भरी भरी आंखें, ये घने काले रात जैसे बाल। उफ। कबीर अभी सोच ही रहा था कि तभी एफएम पर गाना बजता है, मैं शायर तो नहीं मगर ऐसी, जब से देखा मैंने तुझको तुमको। कबीर गाना सुनते ही मुस्कुरा देता है। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बर्फ भी कबीर के रोमांटिक मूड को देखने वापस से गिरना शुरू हो गई थी। कबीर धीरे धीरे अपनी पत्नी की तरफ बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ उसकी पत्नी अभी भी बच्चों के साथ खेल रही थी। कबीर उसके पास जाकर धीरे से बोलता है, काजल, जरा हमारा भी ख्याल करो। कबीर की पत्नी का नाम काजल था। कबीर की आवाज सुनकर वो पलटती है। उसने पोनीटेल जैसे बाल बनवाया था, जिसमें से कुछ बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। कबीर ने यूं तो कई दफा उसको देखा था, मगर आज वो रॉयल ब्लू कलर के कपड़ों में बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। वो कबीर के पास आकर अपना हाथ उसके हाथ में रखकर पूछती है, क्या देख रहे हो? उसे देखकर कबीर मदहोश सा हो रहा था। कबीर मुस्कुरा कर कहता है, देख रहा हूं कि किसी ने मेरे कत्ल का पूरा इंतजाम किया है। तो भी सिर्फ झूठी तारीफ करते रहते हो, और चलो अब देर हो रही है। काजल बोलती है, हाँ मैडम चलिए, आगे आप पीछे हम। कबीर बोला। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे वहां से आगे बढ़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। बर्फ अब भी हल्की हल्की पड़ रही थी। गाड़ी अपनी धीमी रफ्तार से बढ़ रही थी। बर्फबारी देखते हुए कबीर आराम से चला रहा था। गाड़ी में अभी भी रोमांटिक गानों का प्रोग्राम चल रहा था। कबीर धीरे आवाज में गुनगुना रहा था, तुमने बताया नहीं कैसी लग रही हूं मैं? काजल सवाल करती है। तुम्हें देखने के बाद कुछ होश मुझे रहता कहाँ है कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं। लगता है वक्त रुक जाता है मेरे लिए। कभी कभी तो यूं लगता है कि मेरी सारी जिंदगी
उस एक पल में खत्म हो गई। कबीर कुछ और कहता इससे पहले काजल उसे टोक देती है। इंसान हूं मैं कबीर, भगवान नहीं। ऐसी तारीफें ईश्वर की होती हैं। हाँ, मेरे लिए तो तुम वही हो, झूठ नहीं सच में। चाहो तो मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट ले लो। कबीर उसे हर तरीके से भरोसा दिलाना चाहता था कि वो ही उसके लिए सब कुछ है। नहीं नहीं, मुझे भरोसा है, सच कहूं तो खुद से ज्यादा भरोसा है। वरी नॉट। और कबीर हम लोग पहुंच गए। कबीर गाड़ी को किनारे खड़ा करता है। काजल अपने फोन पर जगह का एड्रेस कंफर्म करती है। ये जगह वही थी जहां उनको आना था। काजल वहां से निकलकर होटल मेडिसन इन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ये शिमला शहर में सबसे बड़े और सबसे शानदार 5 स्टार होटल के रूप में जाना जाता था। जो भी लोग यहाँ आते थे वो ज्यादातर मल्टी मिलीनियर हुआ करते थे। कबीर अपनी गाड़ी से होटल के पार्किंग यार्ड को गौर से देखता है। होटल के दाहिने तरफ एक जगह खाली थी। जैसे ही कबीर की कार उस जगह रुकी, उसने एक तेज हॉर्न की आवाज सुनी। एक लड़का अपनी व्हाइट मर्सिडीज की खिड़की से अपना सिर निकालकर चिल्ला रहा था, इतनी पुरानी टूटी फूटी कार चला रहे हो और पार्किंग की इतनी शानदार जगह ले रहे हो। अभी कबीर ने गाड़ी पूरी अंदर नहीं की थी। उसने फिर गौर किया कि पार्किंग में गई ज्यादातर कारें मशहूर और लग्जरी कारें थी। इन कारों के सामने उसकी गाड़ी बहुत फीकी लग रही थी। समस्या ये थी कि छोटी कारों को पार्क करने के लिए कोई अलग जगह नहीं थी। कबीर अपनी गाड़ी वहां से हटाकर दूसरी जगह पार्क कर देता है। वो लड़का गुस्से में बोलता है, सारस्वत परिवार में लड़का कलंक है। काजल के पुराने दोस्त के तौर पर मर्सिडीज वाले ने बहुत सारी जानकारी रखी थी। काजल के इस दोस्त का नाम अभय वालिया था। कहाँ काजल सारस्वत, कहाँ ये फटीचर। दुनिया की नजरों में भले ही सारस्वत परिवार ने कबीर को अपना दामाद मान लिया हो, मगर अभय सच जानता था। वो जानता था कि कबीर जैसे आवारा और गरीब लोगों को सारस्वत परिवार कैसे नीचा दिखाता है और उसे किसी भी समय अपने परिवार से बाहर निकाल सकता है। अभय कबीर पर ध्यान नहीं देना चाहता था और उसे काजल का नाम का पति ही समझता था। वो अपनी गाड़ी पार्क कर चुका था। वो धीरे कदमों से काजल की तरफ बढ़ गया, जिसे उसने पहले ही देख लिया था। उसने प्यार से काजल से कहा, बाहर हवा चल रही है और बहुत ठंड भी है, चलो अंदर बात करते हैं। काजल ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और अधूरे मन से जवाब दिया, अबे तुम जाओ अंदर, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। वो कार लॉक करके आते ही होंगे। अभय का चेहरा उतर गया। वो बहुत उम्मीद से आया था, मगर काजल ने एक पल में सब खत्म कर दिया। अभय आधे मन से अंदर की तरफ जा ही रहा था, तभी उसकी नजर अनजाने में कबीर पर गई, जो एक मोटी चेन से अपनी कार को लॉक कर रहा था। वो उसे देखते हुए काजल के पास आकर खड़ा हो गया। गरीब सोच कभी नहीं बदलती। यहाँ बहुत सारी लग्जरी कारें खड़ी है। कौन बेवकूफ सबको छोड़कर 1990 मॉडल की खटारा गाड़ी चुराएगा? काजल, तुम्हें इस बेवकूफ पर कुछ काम करना चाहिए। काजल उसे कुछ कहती उससे पहले अभय वहां से अपने दूसरे दोस्त के साथ चला गया। अब तक कबीर भी आ गया था। उसे आते ही काजल उससे कहती है, हम वापस चलते हैं, मुझे अब अंदर जाने का मन नहीं हो रहा है। कबीर समझ जाता है कि काजल को किसी ने कुछ कहा है। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा मेरी वजह से बोल रही हो ना? तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करती हो? टेंशन नॉट, मुझे ऐसे ही कोई नहीं परेशान कर सकता। मैं यहाँ से बहुत मजबूत हूँ। कबीर अपने दिमाग की तरफ इशारा करते हुए कहता है। वो अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, क्या केवल हीन की तरह देखना और गरीब कहलाना ही बुरा हो जाता है? क्या मुझे सारस्वत परिवार में इन 2 वर्षों में वो इज्जत मिली? मुझे किसी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे मतलब है सिर्फ तुमसे। कबीर ये बोलते बोलते काजल को गले लगा लेता है। तुम बहुत बुरे हो, हर बार मुझसे अपनी बात मनवा लेते हो। काजल प्यार से बोलती है, अरे तुम देखो, आज मैं इतना खाऊंगा कि यहाँ सब कोई गरीब हो जाएगा। बस तुम देखती जाना, कबीर मजाकिया अंदाज में कहता है। काजल उस पर हंसी। अब वो रिलैक्स लग रही थी। फिर दोनों हाथ में हाथ डाले मेडिसन इन होटल में चले गए। रीयूनियन की पार्टी होटल में तीसरे मंजिल पर थी। वे दोनों पहुंचे तो वहां अभय हॉल के बाहर पहले से ही मौजूद था। शायद वो काजल का इंतजार कर रहा था। इस समय उस हॉल में पहले से 10 से अधिक लोग मौजूद थे। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सभी ने पलट कर देखा। अभय, कबीर और काजल को आता देख सबको लग रहा था कि अभय और काजल साथ आए हैं। इस हॉल का पूरा माहौल जैसे गवाही दे रहा था कि वहां जो भी हो रहा है वो कबीर को नीचा दिखाने के लिए हो रहा है।
जैसे अभय और काजल का कमरे में स्वागत किया जाना, उन्हें बगल की सीटों पर बैठने के लिए भी मजबूर किया जाना, किसी का कबीर को कुछ न बोलना, हर एक बीतते लम्हे के साथ कबीर के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। वहां कोई भी कबीर को देख खुश नहीं था, सिवा काजल के। कबीर उसी हॉल में पीछे कहीं बैठा हुआ था। वो इन बातों से उलट वहां काफी मजा ले रहा था। वो जानता था उसकी पत्नी उसकी थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किसके साथ बैठी थी। उसे इतने आराम से बैठा देख लोगों को सिर्फ जलन हो रही थी। कबीर का ध्यान इस पर भी नहीं था। वो तो बस खुश था, उसे अपनी पत्नी पर भरोसा था। अभय ने चुपके से अपने दोस्त रोहित को इशारा किया, जिसने जानबूझकर जोर से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम कबीर हो। कबीर? सही, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने आपके कपड़े पहले सड़क पर देखे हैं, 100-200 से ज्यादा के नहीं लगते हैं, है ना? सभी ने कबीर की ओर ऐसा देखा जैसे कोई कॉमेडी शो देख रहे हो और जोर से हंस पड़े। वे सभी समझ गए थे कि रोहित जानबूझकर कबीर को निशाना बना रहा था। कौन नहीं जानता था कि रोहित अभय का खास दोस्त था। वो जानबूझकर कबीर को परेशान कर रहा था। बकवास मत करो, मेरे पास 280 रुपए हैं, कबीर ने बिना किसी परवाह के जवाब दिया। हॉल में हंसी और भी तेज होती जा रही थी। यह इंसान वास्तव में नहीं जानता था कि कैसे शर्मिंदा होना है। वहां मौजूद सभी लोग यही सोचने लग जाते हैं कि कबीर को हुआ क्या है, जो हर बात पर उल्टा ही जवाब दे रहा है। रोहित ने अभय को देखा और आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। यार अभय, तेरा सूट तो इटालियन मेड है ना? कीमत क्या है ऐसे बेहतरीन सूट की? मुझे उम्मीद है कि तुम कुछ ऐसा बताओगे कि बेशर्म लोगों को उनके औकात मालूम चले। अभय थोड़ा मुस्कुराया और अपने सूट को थोड़ा ठीक करते हुए गर्व से 3 उंगलियों को बढ़ाया। ये महंगा नहीं है, ये तो आम सा सूट है, केवल 3 लाख के आसपास का। बहुत खूब, ये हुई ना मेरी यार वाली बात। भला जाहिर लोग क्या समझेंगे इसे? रोहित थोड़ा चढ़कर बोला। 3 लाख का एक सूट। कई लोगों ने उन पर ईर्ष्या भरी निगाहें डाली और वहां मौजूद लड़कियों ने भी उसमें बहुत दिलचस्पी दिखाई। अभय को लग रहा था जैसे उसने अपनी लड़ाई जीत ली है, मगर तभी, क्या बकवास है, कपड़ों के सूट की कीमत 3 लाख है, ये तो नकली माल है। एक कर्कश आवाज सुनाई दी और पूरे कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि बोलने वाला इंसान कबीर था, जिसे हर कोई नीची नजर से देख रहा था। क्या अब अभय को कबीर चुनौती देगा? कहीं उसे गुस्सा तो नहीं आ गया? महफिल में सन्नाटा किसी को पसंद नहीं होता, वो भी तब जब आप बहुत साल बाद अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे हों। हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनकी पार्टी का माहौल किस तरफ जा रहा है। अभय, जिसके एक इशारे पर लड़कियां कुछ भी कर दे, जिसको पार्टी में फैशन आइकॉन माना जा रहा था, क्या बेकार सा सूट कभी पहन सकता है? सब बातें एक तरफ थी, सवाल ये ज्यादा बड़ा था कि क्या सच में कुर्सी पे आराम से बैठकर कॉफी का लुत्फ उठा रहे कबीर ने अभी अभी अभय के कपड़ों पर सवाल उठाया था। अभय ने वो सुना था जो कबीर ने उसके कपड़ों के बारे में कहा था। वो अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था, मगर काजल के सामने अपनी इज्जत और अहमियत बनाए रखने के लिए उसने तिरस्कार के साथ कहा, मिस्टर कबीर, अभी अभी आपने जो मेरे कपड़ों की तारीफ की है, उसका कोई सबूत है या सिर्फ मुंह चलाकर आप खुश हो गए? अभय को गुस्सा करता देख रोहित कैसे पीछे हो सकता था। वो अभय के पास से उठा और पार्टी के बीचों बीच से निकलकर कबीर के सामने जाकर खड़ा हो गया। रोहित ने बिना किसी की परवाह किए गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है कि अभय वालिया तुम्हारे जैसा गरीब जोकर है? तुम सिर्फ जलते हो अभय से, इसलिए तुम जानबूझकर उस पर गंदा पानी फेंक रहे हो। जाने अनजाने में रोहित ने कबीर वर्सेस अभय के जंग का ऐलान कर दिया था। रोहित ने फिर माइक लिया और कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर कबीर, आप सबको ये प्रूफ देंगे कि कैसे अभय का सूट लोकल है। हॉल में रोहित के ऐलान के बाद फिर से फुसफुसाहट बढ़ गई। ये सही है कि गली के स्टॉल में काम करने वाला आदमी अमीरों के कपड़ों के बारे में अपनी राय दे रहा। दुनिया का चलन ही बदल गया है। कपड़ों के बारे में क्या जानता है वो? सिर्फ अभय को भड़काने की कोशिश कर रहा है। इंसान अपने अहंकार में कैसे खो जाता है। कबीर पर अब जुबानी हमले शुरू हो गए थे। उनमें से किसी को भी नहीं लगा कि उसने जो कहा वो सच था। काजल को नहीं पता था कि कबीर सच कह रहा है या नहीं। बस उसका खूबसूरत चेहरा थोड़ा गुस्से में था। आखिरकार कबीर उसका पति था। वो सोच रही थी, भले ही वो गलत हो, मगर एक सूट को लेकर इतनी बात बनाने की क्या जरूरत है? कबीर धीरे से मुस्कुराया। उसे एहसास हो गया था कि उसने वहां की भीड़ को नाराज कर दिया है। अभय कबीर को देखकर मन ही मन सोच रहा था,
बेशर्मी की भी हद होती है। कमरे में मौजूद सभी लोग एक बार फिर कबीर के मुस्कुराने से उत्तेजित हो गए। रोहित ने कबीर का मजाक बनाने के अंदाज में कहा, कहो कबीर, हम इंतजार कर रहे हैं। जोकर की तरह हंसने से काम नहीं चलने वाला। अगर तुम प्रूव नहीं कर सके तो यहाँ कुत्ते की तरह रेंगना होगा। कबीर को उस पार्टी से बेइज्जत करके निकालना ही रोहित की अब पहली और आखिरी ख्वाहिश थी। कबीर अब भी अपनी दुनिया में खुश था। कबीर ने अपनी ठुड्डी को छुआ और खुद से शर्त लगाते हुए बोला, आज तो तुम्हारी अग्नि परीक्षा है कबीर, तैयार हो जाओ। कबीर ने फिर रोहित से मुस्कुराते हुए पूछा, आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे ना? रोहित ने अपने दांत पीस लिए और कहा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। यदि आप हार गए तो न केवल आपको रेंगना होगा, आपको कुत्ते की तरह भौंकते हुए भी रेंगना होगा, और वो थप्पड़ बहुत जोर का होगा। जब सभी ने रोहित और कबीर को एक दूसरे से इतनी भयंकर शर्त लगाते देखा तो बहुत उत्साहित हो गए। पार्टी में वैसे भी मजा आना चाहिए था। वहां मौजूद लोग ये देखने के लिए तैयार थे कि कबीर खुद को कैसे मूर्ख बनाएगा और उसका अंजाम क्या होने वाला है। कबीर चुपचाप स्टेज की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन उसकी आवाज जोर से नहीं थी, क्योंकि कबीर को तेज आवाज पसंद नहीं थी। वो बस अपनी बात आराम से रखना चाहता था। काजल भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कबीर के जवाब का। उसे यकीन तो नहीं था कि कबीर शूटिंग के बारे में इतना जानता होगा, मगर उसने उससे कुछ पूछकर शर्मिंदा भी नहीं किया। अभय का सूट फेमस इटालियन फैशन डिजाइनर कैरोबाय ने डिजाइन किया है। शूटिंग सेंस का ये अद्भुत नमूना है। ये काटने के स्किल और परफेक्शन का मिला जुला संयोग है। इतना सुनते ही रोहित, जिसके माथे पर पसीना था, अचानक से उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसे लग रहा था वो जीत गया था, मगर कबीर की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। कबीर अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, अब मैं उस बात पर आता हूं जिससे आप लोग परेशान थे। पॉइंट ये है कि ऐसे शूटिंग में शर्ट का हर बटन पर्ल शेल फिश का बना होना चाहिए, ताकि इसे हाथ से तराशा जा सके और छोटे छोटे हीरे जड़ जा सके। इनका सूट असली है, लेकिन शर्ट के बटन साधारण है, छोटे हीरों के साथ एम्बेडेड भी नहीं है। जो नहीं जानते थे वे ये बारीकी नहीं देख पाएंगे। सभी लोगों की नजरें अभय की शर्ट को तलाशने लगी। भीड़ में से तभी किसी की आवाज आती है, जो तुम बता रहे हो उसके बारे में कैसे यकीन करें? हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इंटरनेट पर इसे चेक करने के लिए अपने फोन का उपयोग कर सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो कहा वो सच है या गलत। कबीर अपनी सफाई में आखिरी कुछ शब्द बोल स्टेज से उतर गया। वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। वो शर्ट ठीक वैसा ही था जैसा कबीर ने कहा था, एक छोटे से जड़े हुए हीरे के बिना, एक साधारण बटन। जिन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने तुरंत अपने सेल फोन निकाले और इंटरनेट पर चेक किया। वो देखने के बाद उन लोगों के चेहरे एक ही बात बयां कर रहे थे, कबीर ने जो कहा वो सच है। काजल भी समझ गई कि कबीर की जीत हुई है। वो कबीर को देखकर मुस्कुरा रही थी और सबका चेहरा देखने लगी। पूरा हॉल तुरंत शांत हो गया। एक भी व्यक्ति ने एक शब्द नहीं कहा। अभय का चेहरा लाल हो गया, मानो उसके चेहरे पर कबीर के थप्पड़ की छाप आराम से देखी जा सकती थी। अभय के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो सोच रहा था, ये जोकर इतनी समझ कैसे रख सकता है, इतनी बारीकी से कैसे बता पाया। अभय इस वक्त एक कोना तलाश रहा था जिसमें वो खुद को छिपा सके। वो वालिया परिवार जैसे संपन्न और नामचीन परिवार से था, फिर भी आज उसकी इज्जत पर कीचड़ उछल गया था। अभय सब लोगों को समझाने की कोशिश भी करता है कि उसे दुकान के मालिक ने बेवकूफ बनाया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मगर वहां कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। अब बस वो मना रहा था कि काजल उसका मजाक न बनाए। हालांकि इस बार केवल उसके नहीं, उपस्थित सभी लोगों की नजर में एक जोकर ने बहुत बड़ी सीख छोड़ दी थी। उन्होंने नॉलेज को पैसे से तोला था, जिसमें जीत नॉलेज की हुई थी। इस समय रोहित की आंतें अफसोस से हरी हो रही थी। अगर कबीर ने जो कहा वो सच था, तो अब क्या उसे सचमुच शर्त के अनुसार काम करना पड़ेगा? ये सोच ही उसे पसीने पसीने करने के लिए काफी थी। ओवर कॉन्फिडेंस में रोहित ने आज बहुत गलत शर्त लगा ली थी। वो वहां से चुपचाप निकलने लगा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी शर्त पूरी करनी है मुझे। अचानक हॉल में कबीर की आलस से भरी आवाज आई। अपनी तेज आंखों से उसने देखा कि रोहित भागने की कोशिश कर रहा था। मैं रोहित केवल एक शब्द ही बोल पा रहा था, फिर मुस्कुराया और कहा, मेरे पेट में दर्द है, मुझे दवाई लेने जाना है। मैं जानता हूं यार, तुम जुबान के पक्के हो, अपनी बात से भागोगे नहीं, कोशिश भी नहीं करोगे, है ना?
कबीर अपने शब्दों के जाल में रोहित को फंसा रहा था। बात शर्त की नहीं है, मुझे सच में पेट में दर्द महसूस हो रहा है। शर्त क्या है? आज नहीं तो कभी और पूरी हो जाएगी। रोहित पूरी कोशिश में था कि वो बच सके। वो मदद के लिए अभय को तलाश रहा था, मगर उसे वो दिख नहीं रहा था। परेशान मत हो तुम, शर्त को पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक थप्पड़ की ही तो बात है, वो तो पलक झपकते ही हो जाएगा। मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। कबीर ने अपने कानों को खुजलाया और ऐसा बोला जैसे वो जानकर अनजान बन रहा है। आप? रोहित पर दुख और गुस्सा का मिला जुला असर दिख रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसका चेहरा जल रहा था। कबीर ने एक वाक्य के साथ अपने मकसद का खुलासा साफ साफ कर दिया था। उसने रोहित को ऐसी जगह रोका था जहां से भाग पाना या उसका छिपना असंभव था। काजल सोच रही थी कि कबीर को रोके, मगर अपने पति की पहले हुई बेइज्जती देख वो भी नहीं रोकना चाहती थी। कमाल की बात तो ये थी कि जो लोग अभी उसके पति के खिलाफ खड़े थे, अब वही उसका साथ दे रहे थे। उधर रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बचे। कौन जानता था कि वक्त ऐसे बदलेगा। रोहित ने अपना दिल मजबूत किया और अपने आप को उस जगह स्थिर किया। फिर धीमी आवाज में कहा, मैं तैयार हूं। हाँ, ये हुई ना बात। कबीर धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ रहा था। उसके दोनों हाथ अभी भी जेब में थे। शायद वो खुद को तैयार कर रहा था। भीड़ में उत्साह बढ़ रहा था। कबीर एकदम से रोहित के पास पहुंच गया। उस वक्त उसके लिए ये थप्पड़ उसके उम्र भर की कमाई हुई इज्जत को चूर चूर करने वाला था। क्या कबीर अब रोहित से बदला लेगा या उसे माफ कर देगा? इतना अपमान होने के बाद उसकी नीयत से तो बदला लेने की तैयारी दिख रही थी। कबीर धीरे से अपना रुमाल निकालता है और मुस्कुराते हुए रोहित के माथे से पसीना पोंछ देता है। पसीना पोंछते हुए वो उसे धीरे से कहता है, अपना मुंह अगली बार मेरे सामने बहुत सोच कर चलाना, नहीं तो तुमको ये शहर क्या, ये देश भी छोड़ना पड़ सकता है। भीड़ में उत्साह के साथ अब कबीर के लिए इज्जत भी थी। लोग उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड की तारीफ कर रहे थे। रोहित ने दरवाजा खोला और वहां से निकल गया। सब लोग जश्न में फिर से डूबने लगे। तभी अचानक से हॉल में सबका ध्यान मेन गेट पर जाता है। मेन गेट पर एक अधेड़ उम्र के इंसान ने दस्तक दी थी। उस इंसान का रुतबा वहां मौजूद सब लोग जानते थे। ये केवल शहर के नहीं बल्कि उत्तर भारत के सबसे बड़े होटल चेन के मालिक थे, हर्षवर्धन चौधरी। वो इस होटल के मालिक भी थे जिसमें अभी ये पार्टी चल रही थी। हाथ में सोने की अंगूठी, गले में सोने की चेन, काले रंग के सूट में वो इंसान एकदम अलग दिख रहा था। उनके आगमन से अभय ज्यादा खुश था। वो उनको जानता था। वो हर्षवर्धन के जरिए खुद को ऊपर दिखाने के मौके में था। अभय भीड़ से आगे निकलकर हर्षवर्धन के पास गया और अपनी बाहें फैलाकर बोला, हर्ष अंकल, आओ अंदर चलें। मुझे पता था आप जरूर आएंगे मुझसे मिलने। मैंने आपके लिए स्टेज पर अच्छा इंतजाम किया है। आप मायूस नहीं होंगे मेरे अरेंजमेंट से। हर्षवर्धन मानो कुछ तलाश रहा था। उसकी आंखें लगातार किसी के चेहरे को तलाश रही थी जो उसे मिल नहीं रहा था। हर्षवर्धन अभय वालिया को अच्छी तरह से नहीं जानता था। उसने अभी हाल में चंडीगढ़ के पास वालिया परिवार को एक होटल का टेंडर दिलाया था। वालिया ग्रुप का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। अभय अपने पिता के साथ 2 बार हर्षवर्धन से मिला था। दरअसल वालिया परिवार हर्षवर्धन के रहमो करम पर टिका था। हर्ष अभी भी हॉल में घूम रहा था। अभय की आंखें भी उसके साथ चल रही थी। घूमते हुए कुछ अंदर जाकर उसकी नजर एक चौड़े कंधे पर पड़ी जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। हर्ष अचानक से रुका। उसके मन में बहुत सी बातें चल रही थी। वो सोच रहा था, क्या ये वही है? अगर सच में वही है तो ये यहाँ किस मकसद से आया होगा? अगर ये यहाँ है तो इसके आदमी जरूर इसके आसपास ही होंगे। अब उसकी आंखें आसपास भी देखने लगती हैं। करीब 5 साल पहले हर्ष के पास अभी की तुलना में ज्यादा दौलत थी। दौलत अपने साथ ताकत और जलन भी पैदा करती है। हर्षवर्धन को हराना उसके कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हर्षवर्धन अपनी तरक्की के साथ साथ दूसरों के भी काम में दखल देने लगा था। सत्ताधारी भी उसकी जेब में आने लगे थे। आखिर में थक हार कर उसके कॉम्पिटिटर्स ने उसको मारने का एक कॉन्ट्रैक्ट रिलीज किया।
इसे लेने वाला इंसान इस समय दुनिया का सबसे बड़ा हिटमैन था, बुद्ध। उसने काम लिया। वो अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाता था। उच्चतम स्तर की सुरक्षा, कई बॉडीगार्ड्स बुद्ध के सामने कागज की तरह थे। हर्ष को लगता था कि मजबूत सिक्योरिटी के साथ उसे कोई छू भी नहीं सकेगा, मगर बुद्ध के सामने एक भी ना टिका। हर्ष ने तब पहली बार बुद्ध को देखा था और बुद्ध का चेहरा, पर्सनैलिटी उसके दिमाग में छप चुकी थी। हर्ष के सिक्योरिटी गार्ड्स को खत्म करके वो उसके सामने टेबल पर बैठा कॉफी पी रहा था। उसके एक हाथ में टेबलेट था जिसमें वो कुछ पढ़कर हर्ष को सुना रहा था। मैंने अपनी कुंडली पढ़ी मिस्टर हर्ष। आपने 30 स्कूल को दान दिया है, 200 करोड़ से ज्यादा। आपका पूरा टर्नओवर है 4700 करोड़ से भी ज्यादा। आपको जानवरों से भी बहुत प्यार है। आपने आखिरी के 4 सालों में 6 नेशनल पार्क को कुछ रकम दान किया है और बहुत सी सार्वजनिक सेवा भी की है। आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं एक हत्यारा हूं और मिशन 100% पूरा करना ही मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए आपको मारना होगा। फिर भी मैं अपने उसूल के खिलाफ आपके अच्छे कर्मों के लिए आपको मौका देता हूं। अपने अच्छे कर्म का फल समझिए। मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, या तो मेरे हाथों मर जाओ या अपना चेहरा बदलो और एक नए शहर में रहो। हर्ष ने बिना किसी दुविधा के तुरंत उसकी बात मान ली। उसने भी जिंदगी बख्श दी। इस घटना के बाद उन्होंने वर्तमान हर्षवर्धन बनने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी। जान बख्श देने के लिए स्वाभाविक रूप से हर्ष बुद्ध के प्रति आभारी था। हर्षवर्धन ने कबीर को उसकी पीठ से पहचान लिया। मेरे जीवनदाता, क्या तुम वही हो? हर्ष की आवाज कांप रही थी। हर्ष के कमरे में आते ही कबीर को उसकी भनक लग गई थी। वो शुरू से ही जानता था कि ये किसका होटल है। वो शुरू से ही खेल रहा था। वो खुद से कहता है, उफ, लो प्रोफाइल रखना वाकई मुश्किल है। कबीर जानता था कि वो इससे बच नहीं सकता, इसलिए वो बस पलट गया और एक भ्रमित इंसान की तरह हर्ष की आंखों में देखा। हर्ष धीरे से पूछा, आप इस हॉल में? और फिर घुटनों के बल एक याचक के रूप में बैठ गया। वास्तव में हर्ष को अपने होटल के मॉनिटर देखने से पता चला था कि कबीर वहां है। इसके बाद जो हादसा सूट को लेकर हुआ था, उसने भी हर्ष का ध्यान अपनी ओर खींचा था। बार बार होटल के उस कमरे में कुछ ऐसा हो रहा था कि वहां मौजूद सब लोग चौंके जा रहे थे। एक जोकर पार्टी में आता है। पहले उसने एक घमंडी अमीर को हराया और अब एक दूसरा अमीर इंसान उसके सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। हे भगवान, होटल टाइकून हर्षवर्धन एक आम आदमी के सामने ऐसे झुका हुआ है। क्या सच में अभी हर्षवर्धन ने सारस्वत परिवार के दामाद को अपना दाता कहा था? इससे भी ज्यादा अजब बात थी कि उसने कबीर के सामने घुटने टेक दिए थे। कोई भी बचा नहीं पा रहा था। आप कौन हैं? माफ करिएगा, मैंने आपको नहीं पहचाना। और आप ऐसे क्यों बैठे हैं? कबीर ने खुद को हर्षवर्धन से अनजान दिखाया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हर्ष उसे पहचान सके। बाकी सब हैरान हो गए, मगर हर्षवर्धन तुरंत समझ गया कि कबीर अपनी पहचान सबसे छुपाना चाहता है। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि इसका नाम कबीर है। वो इस बात से भी डरा हुआ था कि उससे कोई गलती ना हो जाए। ये बुद्ध है, इंटरनेशनल लेवल पर एक जाना माना नाम। ऐसा नाम जिससे कोई भी आम तौर पर नहीं मिलना चाहेगा। मौत से मिलने का शौक कम ही लोगों को होता है। कबीर भी यही सोच रहा था कि हर्षवर्धन इतना उतावला कैसे हो सकता है। अगर किसी को कबीर के सच पर संदेह हो जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत कुछ खो देगा। काजल भी हैरान परेशान सब देख रही थी। क्षमा करें, मैंने अभी अपना आपा खो दिया था। मुझे लगा कि मैं अपने एक बहुत पुराने दोस्त से मिल रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बिना कंफर्म हुए। हालांकि आप बहुत हद तक उस जैसे ही दिखते हैं पीछे से। हर्षवर्धन ने माहौल को संभालने के लिए सफाई दी। उसने बिना देर किए अपनी जेब से एक बिजनेस कार्ड निकाला और चुपके से कबीर के हाथ में रख दिया। कार्ड रखते हुए वो सॉरी भी बोला। कबीर हर्ष की मंशा समझ अनजान बनकर कार्ड को अपने जैकेट में रख लेता है। अभय भी हर्षवर्धन के बगल में खड़े होकर इस ड्रामे को देख रहा था।
वो सोचता है, इस जोकर ने तो वास्तव में मुझे चौंका दिया था। मुझे पता था कि सारस्वत परिवार का ये नाजायज दामाद हर्ष जैसे लोगों को जान नहीं सकता। इस जैसे किसी व्यक्ति को जान पाना इसके औकात से बाहर की बात है। अभय अब तक समझ गया था कि हर्षवर्धन वहां काजल सारस्वत से मिलने नहीं आया था। एक बार फिर कबीर को नीचा दिखाने के लिए अभय हर्ष से बोला, अंकल आप जानते हैं ना कि ये एक नाजायज दामाद है। खैर छोड़िए, इतनी बड़ी हस्ती नहीं कि इससे जान पहचान की जाए। यदि आप व्यस्त नहीं हो तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। हर्ष वैसे तो उसके साथ नहीं जाना चाहता था, मगर खेल बनाए रखने के लिए उसने अभय के साथ जाना स्वीकार कर लिया। वो चुपचाप अभय के साथ स्टेज की तरफ बढ़ गया। स्टेज पर जाने के बाद अभय ने इशारों में होटल में काम करने वाले एक स्टाफ को इशारे से कुछ लाने के लिए कहा। अंकल आप देखना उसे गौर से, मैंने उस चीज को खास चाइना से मंगाया है। आप तो जानकार इंसान हैं, अगर आप उसे देख लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। कुछ देर बाद वो स्टाफ एक बड़ा सा बोर्ड लाया जिसे सफेद और लाल रंग के कपड़े से ढका गया था। किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि उसमें क्या है। सभी लोग वहां अभय के लिए चीयर्स कर रहे थे। कबीर मन ही मन सोच रहा था, इसने शायद कोई नई चीज मंगाई है जिससे कि इसके रुतबे के लोग और ज्यादा गुणगान करें। वैसे तुमने ये मंगाया किसके लिए है हर्षवर्धन? अभय से पूछा। मैंने इसे अपनी पसंद की लड़की को गिफ्ट में देने के लिए मंगाया है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि उसे कुछ दूं, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या दूं। फिर कुछ दिन पहले जब मैं आपके नोएडा वाले होटल में गया था तो मुझे वहां आइडिया मिला। हर्षवर्धन मुस्कुराया। वो जानता था कि इस बेवकूफ के दिमाग में ऐसा आइडिया खुद से भी नहीं आ सकते हैं। हर्ष बोला, अच्छी बात है, इंसान को अपने आसपास के माहौल से सीखना चाहिए। यू नो, लर्निंग इज अबाउट ऑल मिसफॉर्च्यून। सही कहा अंकल आपने, अभय ने जवाब में कहा। गिफ्ट लेकर लड़का उसके पास पहुंच गया था। वो जल्दी से गिफ्ट उस लड़के के हाथ से लेकर उस तोहफे पर से सफेद कपड़ा हटा देता है। ये एक पेंटिंग थी। हर्ष उस तस्वीर को देखकर खुश हो जाता है। उसे बिल्कुल यकीन था कि अभय इतना अच्छा कुछ खरीद सकता है। अभय कुछ पूछता उससे पहले ही हर्ष ने पेंटिंग की तारीफ करते हुए कहा, बहुत खूब अभय, हम कायल हैं तुम्हारी पसंद के। काजल का भी ध्यान अब कबीर से हटकर अभय और हर्ष के हाथों में मौजूद उस पेंटिंग पर थी। वो नहीं जानती थी कि अभय ने तस्वीर चाइना से खास उसके लिए मंगाई थी। अभय एक नजर उस पेंटिंग को देख रहा था और एक नजर काजल को। वो सोचकर ही खुश हो रहा था कि काजल बहुत खुश होगी पेंटिंग लेते वक्त। अभी हर्षवर्धन ने अचानक से ऐसा काम किया कि अभय के होश उड़ गए। उसने धीरे से कबीर को हाथ के इशारों से स्टेज पर बुला लिया। अभय धीरे से पूछता है, अंकल हर्ष, आप इस जोकर को क्यों बुला रहे हैं? जोकर शब्द सुनकर हर्ष वास्तव में अभय को एक जोर से तमाशा मारना चाहता था। अगर कबीर को सच पता चल जाता तो अभय कबीर से माफी मांगने के लिए भी जिंदा नहीं बचता। अभय तो दो सच से अनजान था। क्या है वो दो सच जिससे अभय अनजान है? कहीं ये पेंटिंग उसकी मौत का कारण तो नहीं बनने वाला था जिससे हर्ष उसे बचाना चाह रहे थे, या फिर कहीं सचमुच कबीर भड़क कर अपना असली रूप तो नहीं दिखाने वाला था।